कुमार साहिल, कैसा लगता है नाम आपको? बड़ा बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मेरे पापा ने कुमार साहिल कर दिया। वैसे साहिल सिर्फ साहिल था, बट एक मर्तबा मुझे याद है, बहुत छोटा था मैं, वो बोलते हैं कुमार साहिल होना चाहिए, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। आपने कभी इस नाम को लेकर ये ऑब्जेक्शन नहीं किया कि कुमार हमेशा नाम के आगे लगाया जाता है, आपका पहले लगा? आखिर क्या वजह है इसकी? पापा ने डिसाइड किया था कि कुमार होना चाहिए पहले, और साहिल तो खैर है ही। और जब आपके फादर कुछ डिसाइड करते हैं, फिर वो कोई सेकंड थॉट नहीं आता, तो आया नहीं कभी थॉट। और इस नाम को लोगों ने जिस तरह से मोहब्बत दी है अब तक, इतना प्यार दिया है, मुझे लगता है बहुत ब्लेस्ड नाम है मेरे लिए। आज मैं एक ऐसे लड़के से मिल रहा हूँ, एक ऐसे शख्सियत से मिल रहा हूँ जो हमेशा पतंग का दीवाना हुआ करता था। अगर जहाँ कर भी उसको पतंग दिख जाती थी, उस पतंग के पीछे भाग जाना, चाहे मैं गिर जाऊँ चाहे लग जाए, उसकी कोई परवाह नहीं थी। ऐसी क्या दीवानगी थी पतंग की? मैं हैरान हूँ कि आप मेरे बारे में इतना जानते हैं। ये कोई पहले प्रेस के हैं जो ये सवाल कर रहे हैं, और बिल्कुल ये सच्ची बात है कि मुझे पतंग से बड़ा प्यार था। बचपन में पतंग के पीछे बहुत भागता था मैं, और कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे पतंग लूटने के लिए नहीं गया हूँ मैं। इनफैक्ट मैंने अपना हाथ भी कटवाया पतंग के चक्कर में। सो सरप्राइज्ड कि आपको इतना कुछ पता है। तो ये पतंग की दीवानगी आखिर आपके मन में आई कैसे है इसमें? पतंग की दीवानगी शायद मुझे भी ऐसे ही उड़ना था। म्यूज़िक के फील्ड में, शायद इसलिए हुआ तो होगा। यही वजह रही कि आप एक मतलब कांगड़ा से निकल के हिमाचल की देवभूमि को छोड़कर इतनी लंबी छलांग आपने लगाई है, इतनी बड़ी उड़ान आपने भरी है कि बॉलीवुड पहुंच गया। बिल्कुल बिल्कुल। जब आइडल में मैं गया तो कभी सोचा नहीं था कि कांगड़ा से निकल के आप उस बॉलीवुड नगरी में जाके काम करोगे। आपको जज करने के लिए तीन सामने दिग्गज, नेहा जी, अनु मलिक, विशाल जी बैठे होंगे। आपका मिलना बड़े बड़े सितारों से होगा, कभी नहीं सोचा था। तो हमेशा से एक ही चीज़ रही है कि टॉप पे रहना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, अपने स्टेट का नाम रोशन करना है, अपनी कम्युनिटी का नाम रोशन करना है। तो बस उसी को लेके चला मैं, और उसके परिणाम आज आप देख सकते हैं। साहिल, ये तो आप भी जानते हैं बखूबी कि एक बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसके अंदर अपने आप को रखना, उसके अंदर अपने आप को कायम बनाए रखना, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और जब तक वहाँ कोई गॉड फादर नहीं हो तब तक सफलता मिलती नहीं है। आप कैसे देखते हैं इसको? क्योंकि अब बड़ा मॉडर्न ज़माना है, बड़ा मॉडर्न टाइम है। आप कहीं से बैठ के कुछ बना के पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे, वो रातों रात निकल जाता है, तो आप रातों रात ही आप चमक जाते हो। तो मैं समझता हूँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहाँ जाके ही काम करना है, वहाँ जाके ही आपको कोई गॉड फादर बनाना है। लेकिन कुछ लोग वहाँ रहते भी हैं, और वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बट आज के दौर में जहाँ एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो मुंबई बहुत दूर नहीं है। वो बहुत समय पहले की बात होती थी कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत सब कुछ बड़ा करीब है, क्योंकि हम लोग उस मॉडर्नाइज ज़माने में एंटर हो चुके हैं जहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। ये जानना चाहूँगा कि बॉलीवुड जब आप पहुँचे थे तो सबसे पहले ब्रेक किसने दिया था? देखिए, सबसे पहले जब मैं वहाँ पहुँचा तो आइडल के थ्रू मैं एक दो लोगों से मिला। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरे विदेशों में शोज़ कराए। मेरा एक पंजाबी गाना आया था 1.5-2 साल पहले, वो उन्होंने किया। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और उनके किए गाने अभी भी पाइपलाइन में हैं, जो मैं मोस्ट प्रोबेबली इस साल हम लोग रिलीज़ करेंगे, बड़े गाने कुछ बड़े चेहरों के साथ। तो पहली ब्रेक मुझे लगता है इंडियन आइडल से जो मुझे मिली, वो यही थी कि मैंने अब्रॉड के शोज़ किए, और जब वहाँ शोज़ किए तो मेरे और लिंक्स बने, तो मुझे और काम मिला। और कुछ लोगों के साथ, जैसे मैं बता रहा हूँ कि गाने भी मैंने किए हैं जो कि विच आर येट टू रिलीज़, जो भी रिलीज़ होंगे। तो इस तरह से लाइव परफॉर्मेंस अब तक कितनी दे चुके हैं आप? कभी गिना ही नहीं मैं। मुझे लगता है
मोर देन 500 स्टेजेस पे मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, और 500 एक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर होता है। 500 स्टेजेस पे आपने 500 कंसर्ट्स कर लिए। तो इस लाइव परफॉर्मेंस में कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जहां आपको बहुत ज़्यादा दीवानगी मिली हो, जहां लड़कियां विशेष रूप से, क्योंकि सिंगर हैं, बॉलीवुड है, तो लड़कियों की दीवानगी ज़्यादा रहती है, तो ऐसा कोई इंसिडेंट को याद है कोई? क्या वाओ, क्या कहना। ये हर जगह ही होता है, ये हर जगह ही होता है, लेकिन जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ, कहीं भी बाहर करूँ, विदेश में करूँ या इंडिया में करूँ या हिमाचल में करूँ, रिसेंटली ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, लेकिन रिसेंटली मैंने अपने शहर में कांगड़ा में परफॉर्म किया, कार्निवल चल रहा था। वहाँ पे जो मैंने मोहब्बत देखी ना मेरे लिए लोगों की, मेरे सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोस भी होंगी, लोग मेरी गाड़ी के पीछे हैं या मेरे से फोटो करना चाह रहे हैं। मुझे तब लगा कि यार कुछ तो हासिल किया, समुंदर का एक अंश, एक बूंद मैंने हासिल की। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अपने शहर में अपने घर पे प्यार मिलना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने घर पे प्यार मिल रहा है, इट मीन्स कि यू हैव अचीव्ड समथिंग। सो मेरे लिए वो बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था जब कांगड़ा में लोग मुझे इतना दिए हैं, अभी भी देते हैं वो। इट वाज अ मेमोरेबल एंड लविंग मोमेंट फॉर मी। आपके पिताजी स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं, माताजी आपकी हाउसवाइफ हैं, तो आपने क्योंकि एक बॉलीवुड इंडस्ट्री चुनी है, क्या पिताजी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि नहीं यार गवर्नमेंट जॉब की तरफ आओ, कहाँ आप नहीं, पापा इंडस्ट्री में ने जाएं? तो कभी किया ही नहीं। पापा ने खैर मुझे म्यूज़िक में इंस्पायर किया आने के लिए, और पापा बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन बन के मेरी लाइफ में रहे हैं, म्यूज़िक में आगे मुझे करने के लिए, और मैं जो भी हूँ आज उनकी बदौलत है। नहीं तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जैसे पेरेंट्स बोलते हैं यार गाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, कोई जॉब करो, कोई ये करो, मुझे लगता है म्यूज़िक ही सब कुछ दे रहा है मुझे। मेरे पास जो मैंने नाम शोहरत कमाई वो सब म्यूज़िक ने मुझे दी। आज के दिन में जो अच्छी ज़िंदगी मैं स्पेंड करता हूँ, एक बहुत ही प्यारी ज़िंदगी, वो सब म्यूज़िक ने मुझे दी, और उसकी जो वजह है वो मेरे पापा ने। तो आपने जो साधना, क्योंकि साधना बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है इस फील्ड के लिए, तो उसमें आपके पिताजी ने आपको कुछ सहयोग दिया या किसी और को भी अपना? मेरे पापा ने भी मुझे म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ समझाया, सिखाया, क्योंकि पहली तालीम देखिए आप घर पे होती है, उसके बाद आपकी गुरु होती है, मेरे चाचा जी ने सीखा। फिर मैंने वेरियस लोगों से सीखा, अभी तक मैं सीखता रहता हूँ, जिससे मुझे कुछ मिलता है मैं उससे सीखता हूँ। और मुझे लगता है कि संगीत एक ऐसा समुंदर है जिसमें आपको तरना नहीं है, उसमें डूबना है। तो मैं फुल डूब चुका हूँ इस म्यूज़िक में, और जिससे भी सीखने को मिले मैं सीखता हूँ। जिस कुमार साहिल को आज मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने, क्या उस कुमार साहिल ने किसी को कॉपी किया है या ओरिजिनल कुमार साहिल मेरे सामने बैठा? नहीं, मैंने कभी भी कॉपी नहीं किया। कॉपी करता तो हो सकता है मेरी वो आवाज़ में वो चीज़ झलकती है मेरे उसमें, तो मैंने कॉपी किसी को नहीं किया। हाँ, मुझे इंस्पायर बड़े लोगों ने किया, सोनी रंजू, रफ़ी साहब, किशोर साहब, अरिजीत सिंह, क्योंकि इंस्पिरेशन होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी से इंस्पायर इसलिए होते हो कि वो ऐसा बना है तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगे, ऐसा ही बनना है। और टू कॉपी समथिंग इज़ डिफरेंट, कि यार ये ऐसा है तो मैं भी ऐसे करूँगा, ये ऐसा गाता है तो मैं ऐसा गाऊँगा, या मैं ये ऐसा गाती है तो मैं ऐसा गाऊँगा। कॉपी मैंने कभी नहीं की। मुझे लगता है आपकी पर्सनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। मुझे आज तक किसी ने बोला कि आप उसको कॉपी करते हो या XYZ सिंगर कॉपी करते हो। मेरा अपना एक गाने का एक मेरा वॉइस कल्चर है, मेरा गाने का एक मेरी अलग गायन शैली है। विद द ग्रेस ऑफ गॉड किसी ने नहीं बोला, ना मुझे ऐसा लगता है। अभी तक कितनी फिल्मों में आपको चांस मिला है साहिल? मैंने अभी रिसेंट गुरु रंधावा, राज बब्बर जी, इनके लिए गाया। और मूवी आई एक शाहकोट, बहुत कमाल की पंजाबी मूवी, उसमें मुझे इंडिया के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं जितेंद्र शाह जी, उन्होंने मुझे उसमें गाया। मैंने 2 गाने उसमें गाए हैं। एक मैंने गाया है, ए गानी मैं क्या गानी, साडी की रह गई जिंदगानी, बुत साडा इत्थे रह गया, हारू लै गया दिलां दा जानी,
ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਾਰੂ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੂ। 2 गाने मैंने गाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्रेक थी और ये मैंने पहली ही मर्तबा गाया मूवी। दैट वाज माय फर्स्ट मूवी जिसमें मैंने गाया। एक मैंने और मूवी में गाया है, अभी रिसेंटली मैं गाकर आया हूँ उसमें। बीत बलजीत बहुत बड़े राइटर हैं, बड़े कमाल के आर्टिस्ट हैं पंजाब के, उनके लिए मैंने ये रिसेंटली गाया है। वो मूवी भी इस साल के अक्टूबर तक रिलीज हो। बड़ा प्यारा गाना है वो मैं अभी नहीं सुना सकता, बट दैट विल बी माई सेकेंड मूवी। लाइव परफॉर्मेंस और फिल्मों में गीत गाना, दोनों में कैसे लगता है आपको, फ़र्क क्या नज़र आता है और बेस्ट कौन सा रहेगा? मुझे लगता है जिसको आप ज़्यादा इन्जॉय करते हो वो लाइव परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप उसमें एकदम से ऑडियंस के साथ घुल मिल जाते हो ना। लेकिन जो स्टूडियो में गाना है वो बहुत आपको कैलकुलेटेड गाना होता है। उसमें जितना आपसे म्यूज़िक डायरेक्टर चाहता है या जो सॉन्ग की डिमांड है उतना ही गा सकते हो आप, उससे ज़्यादा नहीं गा पाते। दोनों का अपना अपना चाव। जैसे कि आप देखिए दिन की एक अलग खूबसूरती है, बिल्कुल। रात में जब तारे और चांद आता है तो उसकी एक अलग खूबसूरती है। तो मैं लाइव परफॉर्मेंस को और स्टूडियो के गाने को इस चीज़ से तोड़ूंगा कि एक दिन की खूबसूरती है और एक रात की खूबसूरती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी सर। लाइव परफॉर्मेंस जब करते हैं, कोई भी कलाकार जब करता है कि उसको कम से कम ये मान के चले कि 1 घंटा या 1.5 घंटा अपनी परफॉर्मेंस देनी होती है, तो और कंटिन्यू चलता है वो, तो उस समय को मेंटेन करने के लिए आप अपने खान पान पर कैसे ध्यान देते हैं? मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ, अपने फिज़िक को लेके। मैं खाने पीने का बड़ा नपा-तुला खाता हूँ। जब से मैंने अच्छे से कदम रखे इस इंडस्ट्री में, मुझे लगता है कि आपके काम के साथ आपको दिखना भी अच्छा ज़रूरी है। तो जब आपको मालिक ने इतना अच्छा रूप दिया है तो उसको थोड़ा और आप संभाल के रखें तो बहुत अच्छी बात है। मेरा लाइव गाने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो 3-3 घंटे का है। लाइव गाना कॉन्टीन्यूसली आप 3 घंटे गा रहे हैं। मुझे लगता है वो इतने शोज़ अब कर लिए हैं कि आप उसमें प्रो हो गए, पता नहीं चलता। 1-1.5 घंटा तो ऐसे पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। खान पीने का ध्यान रखता हूँ मैं शो से पहले वैसे अवॉइड करता हूँ कुछ ना खाऊँ। जैसे हल्की फुल्की ब्लैक कॉफ़ी ले लूँ या मिल्क कॉफ़ी विदाउट शुगर ले लूँ, बस इतना सा लेता हूँ ना। उसके बाद ही मैं जो खाता हूँ हल्का फुल्का, एनर्जी मेरी फुल हाई रहती है। अगर आपने मेरा कभी लाइव शो देखा होगा या आप कभी यूट्यूब पे देखा, फुल ऑन एनर्जी, पैसा वसूल काम करना मैं यकीन रखता हूँ उसमें। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस खान पान को, आपकी शारीरिक जो बनावट है, मतलब उसको मेंटेन करने में शायद एक किसी शख्स का रोल हो सकता है, और वो मैं समझता हूँ कि शायद आपकी छोटी बहन का है जो कि खुद एक मेडिकल लाइन से है। हाँ बिल्कुल, ये बात सच्ची है कि वो खुद मेडिकल लाइन से हैं और वो भी मुझे बहुत गाइड करते हैं इसमें। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला आपने। लेकिन उसके बाद क्या होता है, गाइडेंस एक अलग चीज़ है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में है। कोई आपको बता देगा कि ये रास्ता है वहाँ तक जाना, लेकिन चलना खुद पड़ेगा। यू हैव टू वॉक इन योर ओन शूज़, नो बडी विल एल्स वॉक इन योर शूज़। तो जब मुझे कोई अच्छी चीज़ समझाता है तो मेरे में एक चीज़ ये अच्छी है, कोई अच्छी चीज़ मुझे समझा रहा है तो मैं उसको एक बार क्रॉस चेक करके एंड आई इम्प्लीमेंट दैट थिंग तभी। तो ये थोड़ा सा मेरे में है। नहीं, खाने पे आप कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ वो साहिल बोल रहा है जो पहले इस मतलब सिंगिंग की, गाने की दुनिया में आने से पहले खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करता था, और ख़ास तौर से पहाड़ी खाना, और वो भी मम्मी का हाथ का बना खाना आपको बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल सच्ची बात है। मैं फूडी तो भी हूँ, लेकिन मैं बड़ा कंट्रोल करता हूँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता हूँ कि मैं ये मैदा ना खाऊँ, मैं तली ज़्यादा चीज़ें ना खाऊँ। तो थोड़ा सा मैंने अपने आप को जब मुझे समय मिलता है तो मैं वॉक के लिए भी जाता हूँ, रनिंग के लिए। मैं एक सवा 1-1.5 घंटे का ट्रैक करता हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा फिट रहने के लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है वॉक। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा खाना आप खाओ, बहुत अच्छी बात है, और नशे से दूर रहो, अच्छी चीज़ों में ध्यान लगाओ। बट अपनी लाइफ में मुझे लगता है रनिंग और वॉक लेके आना चाहिए। तभी आप 10 से 15 किलोमीटर, मेरे ख्याल जब भी आप यहाँ रहते हैं तो वॉक करते हैं आप? मैं करता हूँ। पहले मैं मुझे लगता है इतना कर लेता था, अब मैं थोड़ा सा 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर कर लेता हूँ।
1 सवा 1 घंटे का मेरा ये रहता है और मुझे मज़ा आता है। आई रियली लव दिस। बाहर जब भी आप जाते हैं, विशेष रूप से इस देश के बाहर, या मैं ये कहूँगा अगर हम हिमाचल से बाहर जाते हैं, मम्मी के खाने की कभी याद आती है? क्योंकि मेरे मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और स्पेशली राजमा हो गए या कुछ पनीर का हो गया या वाइट चने, मुझे बहुत पसंद आता है। कई बार होता है मैं कहीं विदेश में हूँ या मैं हिमाचल से बाहर हूँ, कई दिन आपको बाहर रहना पड़ता है। जैसे मेरी एक एल्बम आ रही है अभी, ईपी आ रही है, ईपी एक्सटेंडेड प्ले, उसमें 5 गाने हैं। तो उसमें ऐसा है कि मुझे बहुत दिन बाहर रहना पड़ा, अभी चंडीगढ़ रहना पड़ा, तो फिर मैं बीच में खाना मिस कर रहा था। वो होता है, माँ के हाथ का खाना किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद होता है। तो हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसे, जब बहुत दिन बाहर रहना होता है तो घर के खाने की याद आती है। OTT प्लेटफॉर्म को कैसे देखते हैं आप? क्या वो एक फैमिली के लिए ठीक है कि नहीं है? अच्छे हैं, मुझे लगता है आज की डेट में वही चल रहे हैं। पहले सिनेमा का ज़्यादा ट्रेंड था, सिनेमा का आज भी है, लेकिन पैरेलली लोगों के पास सिनेमा जाने का समय नहीं है, तो लोग OTT पे ज़्यादा जाके देखते हैं मूवीज या कोई सीरीज़ देखते हैं, वो सारा कुछ OTT पे ही है। तो आज की डेट में OTT बड़ी अच्छी है, मुझे लगता है। कई बार हम ट्रैवल करते हैं तो हम OTT पे जाके ही देखते हैं, नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन प्राइम पे मूवीज़ या कुछ हमें सीरीज़ देखनी है, क्योंकि उसके लिए आप स्पेशली टाइम नहीं निकाल सकते सिनेमा जाने का, और ट्रैवल कर रहे हो कहीं फ्री हो तो आप देख सकते हो। तो OTT इज़ प्लेइंग अ गुड रोल आज के time। पहले ये कहा जाता था कि जो अंग प्रदर्शन है वो सिर्फ फिल्मों में ही था, बॉलीवुड की फिल्मों में, लेकिन अब धीरे धीरे छोटा पर्दा यानी कि टीवीओ में भी अब आने लग गया है, और OTT पे तो खैर विशेष रूप से है ही। कैसे देखेंगे इस चीज़ को? क्या ये हमारे समाज के लिए एक गलत चीज़ नहीं है? हम एक गलत दिशा पे नहीं जा रहे? मुझे लगता है इट्स इनएविटेबल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, जो इग्नोर नहीं हो सकता, वो होगा होगा। लेकिन मुझे लगता है लोगों को भी देखना अच्छा लगता है। प्रॉब्लम तो ये भी है, जो लोग बना रहे हैं वो ऑडियंस की डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए बना रहे हैं। अगर ऑडियंस की डिमांड ना हो तो वो ना बनाए। ऐसी चल रही है, इसमें मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना चाहिए इसमें। तो अभी तक जो कुमार साहिल काम कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है या अब प्रदेश के लिए कुछ करना चाहेंगे आप? बहुत ही कमाल का सवाल है। प्रदेश के लिए मैं एक टूरिज़्म का एक एंथम लेके आ रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के लिए, बहुत बड़ा एंथम होगा, जिसमें हिमाचल की टूरिज़्म को बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जैसा आप दिखाते हैं, जैसा आप सुनाते हैं, लोगों को वही समझ आता है। तो ये हिमाचल सरकार के लिए मैं एक बहुत, मेरी तरफ से गिफ्ट है, जो कि टूरिज़्म को बहुत प्रमोट और सपोर्ट करेगा। क्या इस काम में मार्गदर्शन आपका RS बाली साहब का तो नहीं है कहीं? देखिए, बिल्कुल उनका मार्गदर्शन है, उनका आशीर्वाद है, उनकी मोहब्बत है इस प्रोजेक्ट में काम करने के लिए। उन्होंने हरी झंडी दी है, स्पेशली CM सर ने भी हरी झंडी दी है। बहुत जल्दी इस गाने को रिलीज़ करेंगे और बड़े लेवल पे रिलीज़ करेंगे। अब जब हमने बाली साहब का नाम लिया है तो मुझे जानकारी ये भी मिली है कि GS बाली साहब, RS बाली साहब की पिताजी, उनका काफ़ी ज़्यादा हाथ आपके सिर के ऊपर रहा है। बिल्कुल, मेरे को पहला मौका उन्होंने दिया था 2005 में गाने का। स्वर्गीय श्री GS बाली जी विकास पुरुष रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बनाई, उनमें से एक मैं भी हूँ। इनका पूरा परिवार, आदरणीय श्री RS बाली जी, जो एक बैकबोन रहे हैं, और जब भी मैं परफॉर्म करने जाता हूँ उनको मैं प्राउड फील कराता हूँ कि कुमार को हमने सपोर्ट किया, साहिल को, आज ये इस लेवल का काम कर रहा है, इस लेवल का परफॉर्म करता है, उसकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, इज डूइंग गुड, इज हैविंग नेम, फेम, मनी एंड एवरीथिंग। बहुत अच्छा उनको भी महसूस होता है, मुझे बोलते हैं वो। अब आपको कोई एक, वही बात है कि रास्ता किसी ने आपको बता दिया कि यू हैव, ये तेरा सही रास्ता है चलने। पहले तो रास्ता नहीं पता होता, लोग भटकते हैं। उन्होंने मुझे रास्ता बता दिया, और विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माता रानी मैं उस रास्ते पे ही चलूँगा, और उनको और पूरे कांगड़ा को, अपने पेरेंट्स को, पूरे हिमाचल को हम मेकिंग देम फील प्राउड विद माय वर्क। इस सफ़र में क्या ऐसा लगता है कि कुमार साहिल को मुकाम मिल गया या अभी मुकाम हासिल करना बाकी है? मुझे लगता है कि जो सक्सेस की सीढ़ियाँ होती हैं, अभी मैंने पहली सीढ़ी पे पाँव रखा है। अभी मुझे लगता है
और ये सफ़र इतना खूबसूरत है कि मंजिल नहीं चाहिए इसमें, चलते जितना आप जाओगे सब कुछ आपको मिल रहा है, बस वो आप क्योंकि मंजिल मिल गई उसके बाद फिर ऐसा हो जाएगा कि यार और क्या चाहिए, कैसे करना है। कई बार मंजिल मिलने के बाद डिक्लाइन भी आ जाता है इंसान। मुझे लगता है सफ़र जो सक्सेस का इसमें चलता रहूँ मैं और सबका नाम रोशन करता रहूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मैं सफ़र में ये जो सक्सेस की एक सीढ़ी है ना, वो पहली सीढ़ी से लेके ऊपर तक सक्सेस ही है सारी, बस मैं उसमें चलना ही चाहता हूँ। आपका जो अभी नया गाना आया है दीवाना जो, उसका नाम टाइटल ये क्यों रखा है, क्या वजह है और इसके पीछे की कुछ कहानी कुछ? पहले इस गाने का नाम पहाड़न था क्योंकि पहली लाइन ही पहाड़न पे आती है, वो पहाड़ नहीं मैं तेरा हाँ दीवाना, तो पहाड़न टाइप कुछ टाइटल था। फिर मुझे लगा कि यार इस गाने में 95% तो पंजाबी है, एक लफ्ज़ है पहाड़न और स्कूटर। स्कूटर पंजाब में भी स्कूटर ही बोलते हैं, हिमाचल में स्कूटर बोलेंगे स्कूटर को। बिल्कुल। जब पहाड़न आ रहा तो उससे हिमाचली गाना तो नहीं हो सकता, ये पंजाबी गाना, तो फिर मैंने इसको दीवाना कर दिया। और जब मैं शूट करने गया था मनाली में, गुलाबा में मैंने शूट किया था, तो मैंने इसको दीवाना कर दिया। बताना चाहेंगे आखिर इस गीत के अंदर क्या विशेष रहा है ऐसा कुछ? ये बड़ा क्यूट गाना है और किसी को डेडिकेट किया है आपने इसको? नहीं डेडिकेट नहीं बोल सकते हैं, और इसको ऐसे ही बना दिया था हम लोगों ने। मैंने जिन्होंने गाना लिखा है, डायरेक्ट किया है, कंपोज किया है, उनका नाम है योज अच्छा और अपने भाई हैं छोटे, उनको मैंने कॉल किया और मैंने एक लाइन दी है, वो पहाड़ में मैं तेरा दीवाना है, कुछ लिखो इस पर। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा, तो उसको गाने को बहुत पहले हमने बना लिया था, लेकिन अमली जामा इस साल पहना है हमने प्रॉपर तरीके से। इसको हमने बाहर ही किया, चंडीगढ़ में सारे गाने को मिक्स मास्टर किया। ड्रीम बॉय डीबी करके उत्तर ने इसको मिक्स मास्टर किया। म्यूज़िक इसका ब्रदर कपिल ब्रदर्स हैं बिलासपुर से, उन्होंने बनाया। लेकिन फाइनल जो कहता है ना अमली जामा पहनाना, वो हमने सारा चंडीगढ़ में किया, उनको बहुत दिन लगे, वहाँ हमने फाइनल गाने को बनाया। इस साल इसको मैंने पहला सोचा था कि पहला गाना जो हम करेंगे इसको रिलीज़ करेंगे। इस गाने की कोई हमारे इस गाने की 2 लाइन आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहिए? लेके दूंगा छल्ला तेनू, लेके दूंगा कनी, तेरी मेरी जोड़ी दी हो दुनिया दीवानी, तेरे चन जहे मुखड़े में कट जिंद जानवर दा, ओ पहाड़ ने मैं तेरा हाँ दीवाना, तू मन मेरी जाना, मेरा तेरे बिना नहीं हो सरदा। वाह, बहुत ही खूब। आपकी आवाज़ में वास्तव में ही एक मिश्री वाली मिठास है। थैंक यू वेरी मच। अब मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि आप कांगड़ा से बिलोंग करते हैं, हिमाचल देवभूमि से बिलोंग करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में जैसे आपको मालूम है कि धर्मशाला से भी कई प्रतिभाएं बॉलीवुड की तरफ गई हैं, रुख किया है। शिमला भी हो सकता है, मनाली भी है, कई क्षेत्र के लोगों ने और युवाओं ने वहाँ पर कदम रखा है। उनको लेकर कुछ आप कुछ नया कोई प्रोजेक्ट पर काम करना चाहेंगे? मैं हमेशा से एक चीज़ चाहता हूँ कि हिमाचल के आर्टिस्ट आगे आएँ, वो काम करें, उनका नाम हो, वो प्रमोट हो। इसलिए मैंने दीवाना में सारी टीम ही हिमाचल की रखी है। किरण पेक्टा जो फीमेल लीड कर रहे हैं से लेके डायरेक्टर से लेके डीओपी से लेके म्यूज़िक डायरेक्टर से लेके एडिटर से लेके सारी टीम जो है हिमाचल की है, और सारे टैलेंटेड लोग हैं। तो ऐसा टैलेंट अगर और भी हमें मिले तो बिल्कुल मैं चाहूँगा कि हम इकट्ठे मिलकर ज़रूर काम करें, और बशर्ते हिमाचल प्रदेश का नाम हमेशा ही इंटरनेशनली प्रमोट करेंगे और रोशन। धन्यवाद साहिब, आपने हमारे इतना समय दिया, हमारे दर्शकों को बहुत